बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने का फार्मूला ड्राइव किया। इस लेक्चर में हम उस फार्मूला का यूजेज देखेंगे, यानी एक्सरसाइज 4.4 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। चारों पार्ट्स के लिए स्टेटमेंट सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन अच्छे अंदाज में समझ लिया तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स बासानी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.4 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 1 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल मेजर्ड from line 1 to line 2 where line 1 is joining off these 2 points and line 2 is joining off these 2 points. Also find the acute angle in each case. Students, अगर एंगल from line 1 to line 2 obtuse हुआ तो फिर एंगल from line 2 to line 1 acute होगा। अगर जो हम पहले एंगल मेजर करेंगे from line 1 to line 2 वो obtuse आ गया तो फिर हमें दूसरा एंगल जो कि एक्यूट होगा, जो कि लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ होगा, वो मालूम करना होगा। लेकिन अगर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 खुद ही एक्यूट आ गया तो फिर हमें दूसरा एंगल मेजर नहीं करना, दूसरा एंगल कैलकुलेट नहीं करना। अब स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या फार्मूला ड्राइव किया था। शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। उस फार्मूला की बुनियादी तौर पर 2 शक्लें थी। एक था एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 मेजर करने के लिए और दूसरा था एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 मेजर करने के लिए। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं वो दोनों फार्मूलाज, फिर देखते हैं कि कौन सा फार्मूला हमें यहां पर यूज करना है। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला ये था, दूसरे फार्मूला में सिर्फ ये चेंज था कि न्यूमरेटर में m1 पहले और m2 बाद में। अब स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें, मैंने आपको ट्रिक बताया था एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 के लिए इन दोनों में से कौन सा फार्मूला होगा। शाबाश, चलें आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 ये होता है एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अब आप इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एक आर्क लगाएं, कुछ इस तरह से। हमें एंगल मेजर करना है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। यहां पर देखें, हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज आर्क बन रहा है वो फ्रॉम m1 टू m2 बन रहा है। स्टूडेंट्स, ये है फार्मूला एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 मेजर करने के लिए। और ये फार्मूला है, चूंकि यहां पर आर्क जो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज वो बन रहा है फ्रॉम m2 टू m1। ये याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया था ताकि आप फार्मूलाज को मिक्सअप ना करें। अब अगर मैं ये एंगल पहले मेजर कर लूं, यानी एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 पहले मेजर कर लूं, तो क्या दूसरा एंगल मेजर करने के लिए मुझे ये फार्मूला यूज करना चाहिए? द आंसर इज नो। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज होता है, यानी ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर हमारे पास पहले थीटा मौजूद होगा तो हम फाई मालूम कर लेंगे, और अगर फाई हम पहले कैलकुलेट करेंगे तो हम थीटा इस फार्मूला की बेस पर मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम मालूम करते हैं पहले दोनों स्लोप्स m1 और m2। अब स्टूडेंट्स, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? शाबाश, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स यानी डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स और डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ एब्सिसास यानी डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डर आपको सेम रखना है। ऑर्डर सेम रखने से मुराद, अगर आप न्यूमरेटर में इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पहले लेंगे तो डिनोमिनेटर में इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको पहले लिखना होगा। सो हम m1 कैलकुलेट करते हैं 10 - 7
मैं यहां से पहले पॉइंट पिक कर रहा हूं, पहले कोऑर्डिनेट पिक कर रहा हूं क्योंकि ये बिगर है, ताकि हमें माइनस का मसला ना हो। 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। 10 माइनस 7 इज 3 और 7 माइनस 2 इज 5। m2। 3 माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 1। 3 माइनस 1 इज 2 ओवर माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1/3। 2 3 आर 6, माइनस 1/3 हमारे पास आ गई m2 की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला का हवाला देंगे। हम यहां लिखेंगे लेट थीटा बी एंगल मेजर्ड फ्रॉम line 1 to line 2. Then tangent theta will be equal to m2 minus m1 over 1 plus m1 into m2. अब इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 1/3 माइनस m1 की वैल्यू है 3/5 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 की वैल्यू 3/5 और m2 की वैल्यू माइनस 1/3। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, जी न्यूमरेटर में क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, शाबाश जी, हमें यहां पर एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। ये ब्लैक कलर में हमारी मेन फ्रैक्शन। 3 5s आर 15, इट विल बी माइनस 5, माइनस 5 3s आर 15, 3 3s आर 9। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसल, इट विल बी माइनस 1/5। फर्दर सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू -5 -9 क्या होगा, द आंसर इज -14। यहां पर आ गया हमारे पास -14 ओवर 15 और यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम अब हमारा होगा 5, यहां पर 5 -1, सो वी हैव -14/15 ओवर 5 - 1 इज 4, 4/5। जी अब क्या करेंगे, शाबाश। ऐसी सिचुएशन में ये दो नंबर्स न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दो नंबर्स डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू -14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4। अब यहां पर कैंसलेशन परफॉर्म होगी। 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14। हमारे पास न्यूमिनेटर में रह गया -7 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 6। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू -7/6। स्टूडेंट्स हमें थीटा मालूम करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपके ज़हन में फौरन आएगा कि हम दोनों तरफ इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर देंगे, हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना। अब ज़रा ध्यान से सुनिए कि हमें करना क्या है। स्टूडेंट्स अगर टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती तो आप ये काम कर सकते थे, इन्वर्स टेंजेंट आप अप्लाई करते, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाती। जब टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा एक्यूट है, आपको वो एंगल इन्वर्स टेंजेंट अप्लाई करने से मिल जाना है। लेकिन अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू
ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज एंगल इन्वर्स टेंजेंट की रेंज में शामिल ही नहीं है। इन्वर्स टेंजेंट की रेंज अगर आप रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर चैप्टर 13 में हमने डिस्कस की थी, वो है -90 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। अब टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब यह है कि थीटा की वैल्यू है ऑब्ट्यूज, इन्वर्स टेंजेंट की रेंज में ऑब्ट्यूज एंगल शामिल ही नहीं है क्योंकि उसकी रेंज है -90 टू 90 डिग्रीज। आप यहां पर डायरेक्ट इन्वर्स टेंजेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि हमें करना क्या है। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 भी डिस्कस किया था, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था और हमने रेफरेंस एंगल टेक्निक सीखी थी। यहां पर हमें रेफरेंस एंगल टेक्निक को यूज करना होगा। यह टेक्निक मैंने इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करने के लिए भी आपको बताई थी एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्ट पर। यहां पर हम वही यूज करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, हम यहां बल्कि रीजनिंग पहले करेंगे। एज टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है नेगेटिव, लेस देन 0, सो थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। We will find रेफरेंस एंगल। अब हम रेफरेंस एंगल मालूम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर रेफरेंस एंगल विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, रेफरेंस एंगल मालूम करते हुए आपको याद होगा कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। आप टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे 7/6 पर, ये हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल। चूंकि रेफरेंस एंगल की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो इट इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। हम यहां पर इसे कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/6 कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 49.399 डिग्रीज, 49.399 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स, हमारा थीटा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब यह है कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम रेफरेंस एंगल को ले जाएंगे और अपना थीटा कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं हमारी अप्रोच क्या थी फर्स्ट ईयर में। ये हमारे पास XY प्लेन, चूंकि थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब है कि ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्ज की कि ये हमारी लाइन है और ये है हमारा रेफरेंस एंगल, और ये एंगल है जो हमें मालूम करना है, दैट इज थीटा। अब यहां से यहां तक टोटल एंगल होता है 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज में से हम रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू। थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 49.399 डिग्रीज। (180 minus 49.399) it is 130.601 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। अब स्टूडेंट्स, ये एंगल है ऑब्ट्यूज। इसका मतलब है कि इस दफा हमें एक्यूट एंगल मालूम करना होगा। ये एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और दूसरा एंगल होगा फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। हम यहां लिखते हैं लेट फाई बी द एंगल measured from line 2 to line 1, then phi plus theta, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 डिग्रीज होगा। हमें phi चाहिए। phi will be equal to 180 डिग्रीज माइनस थीटा 130.601। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 49.399 डिग्रीज। ये है स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल जो हमें मालूम करना था उस सूरत में अगर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 ऑब्ट्यूज होता। अगर हमारा यही एंगल
एक्यूट आ जाता। यानी अगर हमारे पास यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम डायरेक्ट इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करते, हमारे पास थीटा की वैल्यू एक्यूट आ जानी थी। उस सूरत में फिर हमें दूसरा एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं थी। स्टूडेंट, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11। स्टूडेंट्स, इसके 4 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए एक पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, रिमेनिंग 3 पार्ट्स और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 बिफोर एक्सरसाइज 4.4 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बहुत आसान, इसी पैटर्न पर आप सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हमें उस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, हमने सीखा एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना। अब ट्राइंगल या कोई भी पॉलीगॉन बुनियादी तौर पर स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करने से बनती है। हम उसी कंसेप्ट को, उसी फार्मूला को यूज करते हुए, जो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हमने अभी यूज किया, उसी फार्मूला को यूज करते हुए ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किस तरह से हम उस फार्मूला को यूज करेंगे, इसके लिए थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि यह है हमारी एक ट्राइंगल। हम यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में नाम देते हैं ए, बी और सी। अब स्टूडेंट्स, जब आप ट्राइंगल के एंगल मालूम कर रहे हो तो आप एंगल्स के लिए उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आर्क्स लगाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज आर्क ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो ये एंटी क्लॉकवाइज आर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज आर्क। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि वर्टेक्स ए के साथ बनने वाले एंगल को हम कहते हैं अल्फा, वर्टेक्स बी के साथ बनने वाले एंगल को बीटा, और वर्टेक्स सी के साथ बनने वाले एंगल को हम कहते हैं गैमा। अब मुझे ये एंगल अगर मालूम करना है तो मेरा फॉर्मूला कैसे यूज होगा? मैं यहां पर लिखूंगा टेंजेंट ऑफ अल्फा, इट विल बी इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में हमारे पास हैं दो स्लोप्स m2 और m1, m2 माइनस m1 और दूसरी है m1 माइनस m2। अब हमें कौन सी स्लोप पहले कंसीडर करनी है, यह हमें यहां से सीखना है। स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज जब आप आर्क लगा लें तो आप हेड साइड की स्लोप को पहले लिखेंगे, MAC, माइनस टेल साइड की स्लोप को बाद में लिखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में H पहले आता है, T बाद में। ये इस तरह से भी आपको बात याद रहेगी। स्लोप ऑफ AB, डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ AB। ये होगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा के लिए फॉर्मूला। इसी पैटर्न पर आप समझ जाएंगे कि टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा और टेंजेंट गैमा का फॉर्मूला क्या बनेगा। टेंजेंट बीटा के लिए पहले स्लोप ऑफ AB आएगी क्योंकि हेड साइड ये है, और माइनस स्लोप ऑफ BC क्योंकि यह है टेल साइड, और टेंजेंट गैमा के लिए स्लोप ऑफ BC माइनस स्लोप ऑफ AC। अब स्टूडेंट्स, एक मसला है, हमने ABC ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में कंसीडर कर लिया, लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ना हुई तब गड़बड़ हो जाएगी। अब वो गड़बड़ कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। मैं तीनों जो हमारे पास बेसिकली वर्टिसेस हैं उन्हें क्लॉकवाइज ऑर्डर में ले लेता हूं। मैं दोबारा एक ट्राइंगल बना रहा हूं। ABC क्लॉकवाइज ऑर्डर में। अब भी वही काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आर्क्स लगा लेते हैं। ये हमारे पास है एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। अब स्टूडेंट्स, अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, अब हेड साइड पर आ गया AB। अब जरा देखें, पहले टेल साइड पर था AB, अब हेड साइड पर आ गया AB, माइनस टेल साइड पर है AC, 1 प्लस स्लोप AC इंटू स्लोप AB। अब स्टूडेंट्स, चेंज क्या आ गया?
चेंज आ गया न्यूमरेटर में। पहले हमारे पास AC पहले था, अब AB पहले है। इसका मतलब है कि गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें क्या पता कि ये ट्रायंगल जो है ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में है या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से फर्क पड़ रहा है। अब इससे हमारे एंगल्स गलत कैलकुलेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बल्कि आपने किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हों इन फार्मूलाज को यूज करते हुए, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, तो स्टूडेंट्स इसमें मेन प्रिकॉशन ये है कि आप उस पॉलीगॉन को एक्चुअल में XY प्लेन में जाके प्लॉट करें। आप पहले देखें कि इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, वर्सेस का ऑर्डर क्या बन रहा है। हो सकता है वो ऑर्डर में हो ही ना। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम यूजुअली समझते हैं क्वाड्रिलेटरल होती है ABCD, हो सकता है वो ADBC हो, तो गड़बड़ हो सकती है। सो बेस्ट ये है कि आप उसको एक्चुअल में जाके प्लॉट करें XY प्लेन के अंदर, तब आपको समझ आएगी कि ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है, और तब जो आप एंगल कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्टली सही आएंगे। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन और ये मैंने एक्चुअल में इस ट्राइंगल को प्लॉट किया है। हमारा वर्टेक्स A था 2, -5, 2, -5 वर्टेक्स A। वर्टेक्स B था -4, -3, -4, -3 यहां पर आ गए, और वर्टेक्स C था -1, -5, -1, 5 वर्टेक्स C। अब स्टूडेंट्स इसका जरा ऑर्डर देखें क्या बन रहा है। ABC, ABC, ये क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर बन रहा है। और हमें आदत है ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हुए कि हम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। अगर आप एक रफ डायग्राम बनाते इस तरह से और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर कंसीडर करते हुए ये फार्मूला अल्फा के लिए यूज करते और देन बीटा और गैमा के लिए, तो हमारे एंगल्स गलत कैलकुलेट हो जाते हैं। सो ये फायदा है एक्चुअल में प्लॉट करने का। अब स्टूडेंट्स वही वर्किंग करते हैं, हमें तीनों एंगल्स मालूम करने हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज आर्क्स लगा लेते हैं। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यहां पर भी और यहां पर भी। हम यहां पर जिक्र करेंगे लेट अल्फा, बीटा एंड गैमा बी angles with respect to vertices A, B and C respectively। हमने कहा कि वर्टेक्स A के साथ बनने वाला एंगल हमने लेट कर लिया अल्फा है, B के साथ बनने वाला एंगल बीटा है और C के साथ बनने वाला एंगल गैमा है। यहां पर लिख भी देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये तीनों एंगल्स मालूम करने हैं और आप जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। अगर हम दो एंगल्स इन फार्मूलाज को यूज करते हुए मालूम कर लें तो रिमेनिंग इनफैक्ट थर्ड जो एंगल है वो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के कंसेप्ट से बआसानी मालूम कर लेंगे। सो हमें दो एंगल्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स मैं वर्किंग करने जा रहा हूं अल्फा और बीटा के लिए। अब स्टूडेंट्स अल्फा के लिए आपको AB की स्लोप चाहिए और इसके अलावा AC की स्लोप चाहिए, और बीटा के लिए आपको AB की स्लोप के साथ BC की स्लोप चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनफैक्ट तीनों साइड्स की स्लोप्स मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स हम पहले तीनों साइड्स की स्लोप्स मालूम कर लेते हैं, फिर जहां जो यूज होगी उसको यूज करते जाएंगे। हम मालूम करते हैं स्लोप ऑफ AB। M फॉर स्लोप और सबस्क्रिप्ट AB स्लोप ऑफ AB के लिए हमने लिखा। अब स्लोप ऑफ AB कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास A और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स -5 -3, डिनोमिनेटर में 2 -4। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -5 + 3 विल बी -2 और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस 2 + 4 विल बी 6। इट विल बी -1/3।
ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ ए बी माइनस 1/3। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी के लिए न्यूमरेटर में -3 -5 और डिनोमिनेटर में -4 -1। -3 -5 इज -8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4 + 1 विल बी -3 and it is 8/3. Slope of AC. Slope of AC is -5 -5 न्यूमरेटर में and then डिनोमिनेटर में 2 -1। -5 -5 is -10. -, +2 + 1 is 3. So it is -10/3. हमारे पास तीनों स्लोप्स आ चुकी हैं। हम यहां लिखेंगे since tangent of alpha will be equal to, अब टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू, ये है हमारे पास अल्फा एंगल, स्लोप ऑफ हेड साइड पहले, इंग्लिश अल्फाबेट्स में याद रखें एच पहले टी बाद में। सो स्लोप ऑफ हेड साइड पहले, ये याद रखने का आपको ट्रिक बताया मैंने, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी माइनस स्लोप ऑफ ए सी ओवर 1 + स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी स्टूडेंट्स हमने यहां पर वैल्यूएट की, इट इज -1/3 माइनस स्लोप ऑफ ए सी, यह है स्लोप ऑफ ए सी -10/3। डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्लोप ऑफ ए बी इज -1/3 और स्लोप ऑफ ए सी इज -10/3। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस, -1/3 प्लस 10/3 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 10/3 3 = 9। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तो क्या होगा, -1 + 10 इट विल बी 9/3। 9/3 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। टेंजेंट ऑफ अल्फा न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 3, डिनोमिनेटर में 9 1s are 9 प्लस 10 19, 19/9। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इट विल बिकम 27/19। 9 3s are 27/19। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अल्फा एक्यूट एंगल होगा। अगर अल्फा एक्यूट है तो आप डायरेक्ट इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आती नेगेटिव तो इसका मतलब होना था कि अल्फा ऑब्ट्यूज एंगल है, फिर आपने डायरेक्ट इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई नहीं करना था, आपने जाना था रेफरेंस एंगल अप्रोच की जानिब, जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 में एक्सप्लेन की। अब यहां पर हम इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करते हैं। अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 27/19। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन चूज की मैंने, न्यूमरेटर 27 और डिनोमिनेटर 19, ब्रैकेट क्लोज्ड, वी हैव एंगल 54.866 54.866 डिग्रीज। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम काम करेंगे बीटा के लिए। अब बीटा के लिए हमारे पास न्यूमरेटर में स्लोप ऑफ बी सी माइनस स्लोप ऑफ ए बी और डिनोमिनेटर में तो कोई मसला नहीं क्योंकि सम है। सिंस टेंजेंट ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में स्लोप ऑफ बी सी माइनस स्लोप ऑफ ए बी 1 प्लस
slope of BC into slope of AB. Putting values, tangent of beta will be equal to slope of BC. स्टूडेंट स्लोप ऑफ BC थी हमारे पास 8/3 माइनस स्लोप ऑफ AB हमने इवेल्युएट की थी -1/3. 1 प्लस 8/3 इंटू -1/3. माइनस माइनस प्लस. अब 8 प्लस 1 अगेन 9. 9/3 विल बी 3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 8/9. अब 9 1s आर 9. 9 माइनस 8 इज 1. 1/9 हमारे पास आ रहा है. टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 1/9. अब ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ. 9 3s आर 27. सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 27. बीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 27. अगेन टेंजेंट बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि हमारा जो बीटा है वो एक्यूट एंगल है. अगर हमारे पास टेंजेंट बीटा की वैल्यू नेगेटिव होती तो इसका मतलब था कि बीटा ऑब्ट्यूज है और इन्वर्स टेंजेंट हमने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, हमने जाना है रेफरेंस एंगल की तरफ. यहां पर हमने इन्वर्स टेंजेंट डायरेक्ट अप्लाई कर दिया. अब हम ये कैलकुलेट करेंगे एंगल इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 27. The angle is 87.879. 87.879 degrees. स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल के 2 एंगल्स कैलकुलेट हो चुके. अब हम जानते हैं कि 3 एंगल्स का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है. सो हम थर्ड एंगल अब इस फैक्ट को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे. हम लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. हमारा रह गया है गैमा. गैमा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी गैमा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 54.866 डिग्रीज माइनस बीटा की वैल्यू है 87.879 डिग्रीज. गैमा की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे. 180 माइनस 54.866 माइनस 87.879. We have 37.255 degrees. स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग 3 पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा. इसके अलावा एक्सरसाइज 4.4 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 2 भी खुद सॉल्व कीजिएगा. मेन प्रिकॉशन क्या है किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स मालूम करने के लिए कि आपको उसे एक्चुअल में एक्स वाई प्लेन के अंदर विजुअलाइज करना होगा ताकि आपको पता चल जाए कि वर्टिसेस का ऑर्डर क्या बन रहा है. स्टूडेंट्स अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. यहां पर लेक्चर एंड करता हूं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.